नमस्कार दोस्तों, ये कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम कहानी जिसका नाम है खूबसूरत और लिखा है सीमा मौर्य जी ने। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी त्रिशा अपने पूरे होशो हवास में नहीं थी। उसने अपने सामने डॉक्टर को देखा और धीमी आवाज में बोली, कबीर, और फिर बेहोश हो गई। डॉक्टर कबीर अचानक क्यों त्रिशा को इतने सालों बाद ऐसी हालत में देखकर हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। त्रिशा की यह हालत देखकर उसका कलेजा फटा जा रहा था। उसके जख्म, दर्द, तकलीफ उससे देखी नहीं गई। वो भागकर अपने केबिन में आ गया। उससे त्रिशा के जख्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहली बार किसी के जख्मों से इतनी तकलीफ हुई थी उसे। ये जख्म सीधे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे थे। वैसे तो बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुका था। कई गंभीर एक्सीडेंट में हाथ या पैर खो चुके लोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर चुका था। पर जब अचानक आज त्रिशा को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखों में दर्द उतर आया था। उसकी इस हालत पर उसने अपने अंदर एक टीस महसूस किया। अपनी टेबल पर सिर झुकाई एक अजीब सी कसमकस से गुजर रहा था। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। आंसुओं की कई बूंदें एक के बाद एक टेबल पर गिर रही थी। खुद को संभाला और फिर एक नंबर डायल किया और धीरे से कहा, डॉक्टर बनर्जी। यस डॉक्टर कबीर, व्हाट हैपन? कबीर कुछ बोल नहीं पाया। फोन कट गया। कुछ मिनट बाद ही डॉक्टर बनर्जी कबीर के केबिन में थे। क्या हुआ कबीर? डॉक्टर बनर्जी ने कबीर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जैसे ही डॉक्टर बनर्जी ने अपना हाथ कबीर के कंधे पे रखा, कबीर के सब्र का बांध टूट गया। वो रो पड़ा। डॉक्टर बनर्जी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर थे। उम्र में कबीर के पिता के समान थे, पर कबीर के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कभी कबीर को उदास भी नहीं देखा था और आज फूट फूट कर रोते हुए देख उन्हें बहुत चिंता हुई। डॉक्टर बनर्जी ने उन्हें गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, कबीर, बताओ मुझे क्या हुआ। कबीर ने पास में रखे पानी के ग्लास से 2 घूंट पानी पिया और खुद को नॉर्मल करने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, त्रिशा की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। मैं ये केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप त्रिशा का ऑपरेशन करें। मैं उसे इस हालत में नहीं देख पाऊंगा। प्लीज डॉक्टर बनर्जी, प्लीज। कहते कहते वो नीचे बैठ गया। उसका गला रुंध गया था। आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। डॉक्टर बनर्जी ने उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाया और पास ही पड़ी त्रिशा की रिपोर्ट पढ़कर बोले, डोंट वरी कबीर, सब ठीक हो जाएगा। उसे कुछ नहीं होगा। फिर डॉक्टर बनर्जी त्रिशा के वार्ड में जा पहुंचे और एक बार फिर से त्रिशा का चेकअप किया। फिर नर्स को ऑपरेशन की तैयारी करने को कहा और ऑपरेशन रूम में त्रिशा को शिफ्ट करने को बोलकर कबीर के पास जा पहुंचे और बोला, कबीर, त्रिशा की हालत सच में क्रिटिकल है। उसकी बॉडी में कई जगह कांच घुसे हैं। बहुत खून बह चुका है। हमें पहले ही खून का इंतजाम कर लेना चाहिए। कबीर ने कहा, मेरा और त्रिशा का ब्लड ग्रुप सेम है डॉक्टर। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, हम्म, ठीक है, तैयार रहना, जरूरत पड़ सकती है। मैं चलता हूँ। फिर रुककर बोले, ये सब कैसे हुआ कबीर? कबीर ने कहा, मुझे नहीं पता। मैंने उसे हॉस्पिटल में ही देखा था। फिर डॉक्टर बनर्जी जाने लगे। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। कबीर का दर्द उसकी आवाज में झलक रहा था। डॉक्टर बनर्जी ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा, कबीर, तुम इतने बड़े डॉक्टर होकर के ये पूछ रहे हो? तुम तो ये सब रोज देखते हो। फिर भी क्या करूं? आज मैं डॉक्टर नहीं हूं, एक नॉर्मल इंसान हूं जो किसी अपने को ऐसी हालत में देख रहा है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया था। सिर्फ उसे ही चाहा था, सिर्फ उसकी ही खुशियां मांगी थी। फिर मैं उसे इस हालत में कैसे देखूं? कैसे? वह टूट गया था। उसे उम्मीद खोती नजर आ रही थी।
डॉक्टर बनर्जी ने कहा। देखो कबीर, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उसका यहां तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम ही कमजोर पड़ जाओगे तो उसे हिम्मत कैसे मिलेगी? तुम्हें देखकर उसे हिम्मत नहीं मिलेगी तो वह टूट जाएगी। तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो ना? उसकी खुशी देखना चाहते हो ना? हिम्मत करनी होगी। ओके। इसके बाद डॉक्टर बनर्जी ऑपरेशन रूम की तरफ चले गए। 6 साल पहले त्रिशा की शादी के एक दिन पहले उसकी आखिरी मुलाकात हुई थी त्रिशा से। बचपन से दोनों एक दूसरे को जानते थे। हर लम्हे के साक्षी थे दोनों एक दूसरे की जिंदगी के। इंटर तक पढ़ाई भी दोनों ने साथ में ही की थी। कबीर त्रिशा से 3 साल बड़ा था, पर त्रिशा हमेशा उसको चिढ़ाने के लिए बुद्धू राम कहती थी। त्रिशा के काले घने लंबे बाल जब खुले होते, कबीर पीछे से किसी चीज में बांधकर भाग जाता था। फिर जब त्रिशा छुड़ाते छुड़ाते थक कर रोने वाली होती, तब कबीर आकर उसके बाल को छुड़ाता और बोलता, इतने बड़े बाल क्यों रखती है? छोटे रखा कर, नहीं तो मैं तुझे ऐसे ही परेशान करूंगा। और तू मुझे बुद्धू राम मत बोला कर, समझी? ऐसे ही हंसते खेलते कब दोनों बड़े हो गए पता ही नहीं चला। कबीर ने आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सोचा नहीं था। उसका कोई लक्ष्य नहीं था। फिर उसकी माँ के कहने पर मेडिकल की तैयारी करने के लिए शहर आ गया। उसकी माँ का तर्क था कि भगवान के बाद डॉक्टर के हाथ में ही वो ताकत है जो लोगों की जान बचा सके। और ये बात कबीर के मन को छू गई थी और उसने डॉक्टर बनने का सोच लिया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के कुछ दिन बाद एडमिशन शुरू हो रहे थे, तो कबीर ने सोचा कि घर चला जाऊं। काफ़ी दिन से मम्मी पापा से नहीं मिला और त्रिशा से भी। तो कुछ दिन के लिए वो घर चला आया। घर शाम को पहुंचा। काफ़ी थक गया था तो सोचा त्रिशा से कल मिल लूंगा। अगले दिन सुबह कबीर अपने बिस्तर पर सो रहा था। उसको अपने कान में कुछ घुसता हुआ मालूम हुआ। नींद में था तो उंगली डालकर चेक किया, फिर करवट लेकर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसे कान में घुसता हुआ मालूम हुआ। इस बार जब उसने कान में उंगली डालने के लिए हाथ ऊपर किया तो किसी के हाथ से टकराया। उसने हाथ पकड़ लिया और उठ बैठा। फिर त्रिशा की बच्ची कहते हुए दूसरा हाथ मारने के लिए उठाया, पर त्रिशा की बंद आंखें, खूबसूरत चेहरे पर डर, घबराहट और डर से भिजे होंठ, चेहरे पर बालों की लट। कबीर ने पहली बार इतने ध्यान से त्रिशा को देखा और देखता ही रह गया। उसे अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा था। यह एहसास पहली बार था और शायद दोनों तरफ से था। जब कबीर की उंगलियों की छुअन को त्रिशा ने अपने चेहरे पर महसूस किया तो धीरे से आंख खोली। कबीर उसके बालों को उसके चेहरे से हटा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। एक नए रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। त्रिशा शर्मा गई थी, वहां से भाग जाना चाहती थी और इसी कोशिश में उठी, पर कबीर ने उसकी कलाई को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बिस्तर पर आ गिरे। फिर दोनों का एक दूसरे की आंखों के नए सपने, नए एहसास, नई भावनाओं से परिचय हो रहा था। त्रिशा के चेहरे पर आ रही बालों की लटों को जैसे ही हटाने के लिए कबीर ने अपनी उंगलियों को उसके चेहरे से लगाया, त्रिशा ने कबीर को जोर का धक्का दिया और उठकर भाग गई। पर उसका दुपट्टा कबीर के पास रह गया, जो आज तक त्रिशा की पहली और आखिरी निशानी के रूप में कबीर के पास है। फिर अगले ही दिन कबीर को अचानक से हॉस्टल के लिए कॉलेज जाना पड़ा। उसके बाद जल्दी ही कॉलेज शुरू हो गया। वह वापस आया ही नहीं। फिर अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो गया। कुछ दिन बाद उसके एग्जाम सिर पर आ गए थे। तभी पता चला कि त्रिशा की शादी तय हो गई है। उसका दिल टूट गया था, पर वह त्रिशा को दुविधा में नहीं डालना चाहता था। इसलिए उसने त्रिशा से होने वाली कभी कभार की बातों को एकदम से बंद कर दिया, पर उससे एक बार मिलना चाहता था। कॉलेज से छुट्टी लेकर घर आया। उसके 10 मिनट बाद ही त्रिशा की छोटी बहन सुची आई और हांफते हुए बोली, भैया, आपको दीदी ने बुलाया है। कबीर ने कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद त्रिशा और कबीर एक दूसरे के सामने थे। हमेशा एक दूसरे से लड़ने वाले, जो अगर 2 पल भी साथ हों तो तुरंत तू तू मैं शुरू हो जाती थी। आज 15 मिनट से सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें बात करने के लिए शब्द ही नहीं मिल रहे थे।
और उनके दिल को बात करने की फुर्सत नहीं थी। त्रिशा ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? कबीर अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कुरा के बोला, नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें भूला ही नहीं। त्रिशा कबीर को गले से लगाना चाहती थी, पर कुछ नए भावी बंधनों ने उसे रोक लिया। कबीर ने कांपते हाथों को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी शादी का तोहफा, तुम हमेशा खुश रहो। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से निकल रही थी। त्रिशा ने कहा, आज क्यों? शादी तो कल है ना? कबीर अपने दर्द को छुपाते हुए कहा, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, वापस जा रहा हूं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना। त्रिशा की आंखों में आंसू आ गए थे और उसने रूंधे गले से कहा, मेरी शादी के लिए भी नहीं रुकोगे? कबीर की आंख से आंसू की एक बूंद टपक गई। उसने कहा, मैं रुक गया तो तुम शायद शादी ना कर पाओ। हाँ कबीर, तुम मत आना, नहीं तो मैं सच में शादी नहीं कर पाऊंगी। कहते कहते त्रिशा रो पड़ी और वहां से चली गई। कबीर के सब्र का बांध भी टूट गया था। पूरी रात छत पर बैठकर रोता रहा। अगले दिन कबीर हॉस्टल चला गया और त्रिशा ससुराल चली गई। कबीर, कबीर, कबीर। डॉक्टर बनर्जी की आवाज से वो अपने विचारों से वापस आया। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। कबीर ने तुरंत डॉक्टर बनर्जी को गले से लगा लिया और शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, देखो कबीर, अभी वो पूरी तरीके से खतरे से बाहर नहीं है। काफ़ी खून बह गया है, जिससे वो बहुत वीक हो गई है। तुम्हारे खून की ज़रूरत है। अगले 8 घंटे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसके हाथ, पाँव, पीठ और कान के पास से जो कांच के टुकड़े मिले हैं, थोड़े रिस्की हो सकते हैं। खुद को संभालता हुआ कबीर त्रिशा को खून देने के बाद बाहर पड़ी बेंच पर बैठकर त्रिशा के बारे में सोच रहा था। उसे थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी। डॉक्टर बनर्जी उसके लिए जूस लेकर आए और उसके पास बैठते हुए बोले, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसके घर वालों को खबर दे दो। कबीर ने कहा, डॉक्टर, मेरे पास किसी का कांटेक्ट नहीं है। त्रिशा की शादी के बाद मैंने घर जाना बंद कर दिया था। फिर पापा ने कॉलेज के पास ही घर ले लिया और फिर हम कभी वापस नहीं गए। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, कबीर, तो उसके देखरेख की जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको एक अच्छे केयर की सख्त ज़रूरत है इस समय। कबीर ने कहा, मैं हूं ना डॉक्टर, अपने फ्लैट पे ले जाऊंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा। डॉक्टर बनर्जी ने कहा, पर वो शादीशुदा है, ऐसे कैसे तुम उसको अपने घर में रख सकते हो? कबीर ने कहा, मैं जानता हूँ डॉक्टर, पर इस समय मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, और फिर यहाँ पर मेरे अलावा इसका कोई है भी तो नहीं। ना उसके घर वाले, ना उसके पति, ना कोई रिश्तेदार, किसी का कुछ पता नहीं। वो लोग भी कैसे इस हालत में त्रिशा को देखेंगे? इसलिए जब तक ठीक नहीं हो जाती मेरे साथ ही रहेगी। फिर वो जहाँ जाना चाहेगी मैं उसे छोड़ आऊँगा। डॉक्टर बनर्जी ने सहमति जताई। शाम के 6 बज रहे थे। कुछ देर कबीर के पास बैठने के बाद घर जाने के लिए खड़े हो गए और ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने को कहा और चले गए। कबीर जाकर त्रिशा के पास बैठ गया। वह त्रिशा के साथ हुए इस भयानक हादसे के बारे में सोच रहा था, पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। पर सोचते सोचते वहीं सो गया। सुबह के 7 बज चुके थे। कबीर उठा तो इसने देखा कि वह केबिन में है। फिर सामने से आते हुए डॉक्टर बनर्जी मुस्कुरा कर बोले, मैं लेके आया हूं तुम्हें। तुम गहरी नींद में थे तो जगाना ठीक नहीं समझा। तुम त्रिशा के बेड के पास ही सो गए थे। कबीर उत्तेजित होकर के पूछा, होश आया उसे? डॉक्टर बनर्जी ने ना में सिर हिलाया। कबीर भागकर त्रिशा के पास पहुंचा तो वो अब भी बेहोश थी। डॉक्टर बनर्जी ने 8 घंटा बोला था, पर 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया था, पर त्रिशा को होश नहीं आया था। कबीर त्रिशा के पास ही बैठ गया। वह एकटक निरीह भाव से त्रिशा को देख रहा था। आज अपने आप को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। उसने त्रिशा के हाथ को अपने कांपते हाथों से उठाकर अपने हाथ में रखा। थोड़ी देर बाद त्रिशा की हथेली में हरकत होती हुई महसूस हुई। तब उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। त्रिशा को होश आ गया था।
कबीर ने जल्दी से डॉक्टर बनर्जी को बुलाया। उन्होंने आकर दोबारा त्रिशा का चेकअप किया। त्रिशा की हालत काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी, पर त्रिशा को बात करने और दिमाग पर जोर डालने से मना किया गया, क्योंकि कान के पास लगे टाकों की खुलने का डर था और कमज़ोरी भी ज़्यादा थी। कबीर रोज़ आकर घंटों उसके पास बैठता और बोलता कुछ नहीं, सिर्फ उसे देखता रहता। उसको दवाई देना, खाना खिलाना सब अपने हाथों से करता था। और अगर त्रिशा कुछ कहने की कोशिश करती तो चुप रहने का इशारा करता और कहता पहले ठीक हो जाओ फिर बात करना। फिर उसने त्रिशा को कहानियां, कविताएं पढ़कर सुनाना शुरू कर दिया, जिससे त्रिशा को बोरियत ना महसूस हो। एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर अपने फ्लैट में त्रिशा को ले आया। यहाँ वह अकेला ही रहता था। उसके माँ बाप अब भी उसके कॉलेज के पास वाले घर में रहते थे। कबीर ने त्रिशा को अपना छोटा सा फ्लैट दिखाया। त्रिशा ने मुस्कुराकर हाथों के इशारे से बताया बहुत सुंदर है। कबीर ने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी त्रिशा के लिए। अब त्रिशा ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था, पर कबीर अब भी उसे ज़्यादा बात करने से मना करता था। कबीर त्रिशा का पूरा ख्याल रखता था। त्रिशा की पसंद नापसंद का भी ध्यान रखता था। उसे हमेशा बहुत खुश रखता था। अब पूरा दिन कबीर और त्रिशा का साथ बीतता। साथ में खाना खाना, कबीर का किताबें पढ़कर सुनाना, मूवी देखना और बातें करना, जिसमें त्रिशा का रोल सिर्फ सुनने व देखने वाले का होता था। बरसों के बाद त्रिशा को इतनी खुशी मिली थी और इसलिए उसकी सेहत में अब दुगनी गति से सुधार हो रहा था। घाव भी तेजी से भर रहे थे। इस तरह 20 दिन बीत गए। अब काफी हद तक त्रिशा के घाव भर चुके थे और सबसे अच्छी बात यह थी कि सिर पर लगी चोट का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब वह आराम से बोल सकती थी और सारे काम कर सकती थी। पर सबसे ज्यादा खुश तो इस बात से थी वो कबीर से दोबारा मिल पाई। एक दिन दोनों बैठे तो त्रिशा ने पूछा, तुमने शादी क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब कबीर के पास नहीं था, पर कुछ बोलना ही था तो कह दिया, कोई ऐसा मिला ही नहीं जो मुझे पसंद आए। त्रिशा ने हल्का सा मुंह टेढ़ा करके मुस्कुरा दिया, मुझे लगता है अब तुम्हारे घर खबर कर देनी चाहिए। सब बहुत परेशान होंगे। काफी दिन हो गए। मुझे तुम्हारे घर का पता ही नहीं मालूम था, ना ही कोई नंबर था। और मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, इसलिए कभी पूछा नहीं। तुम चाहो तो अपने घर बात कर सकते हो। कबीर ने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतना सुनते ही त्रिशा की आंखें भर आई थीं। वह कमरे की तरफ भाग गई। कबीर थोड़ी देर बाद उसके कमरे में गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ त्रिशा? घर पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? त्रिशा ने रोते हुए सिर ना में हिलाया। कबीर ने फिर कुछ ना पूछकर त्रिशा को पानी लाकर दिया। पानी पीने के बाद कबीर ने उसके आंसू पोंछते हुए बेड पर बिठाया और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ क्या हुआ है? तुम यहाँ और अकेले कैसे? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं है? क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? कबीर के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। त्रिशा बेड से उतरकर खिड़की के पास जा खड़ी हुई और सपाट शब्दों में कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कबीर त्रिशा की बात सुनकर एकदम से शांत हो गया। वह त्रिशा का चेहरा देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, पर चेहरा भाव विहीन था। उसे त्रिशा के लिए डर लग रहा था। त्रिशा ने कहना शुरू किया, शादी के 1 हफ्ते बाद हनीमून के लिए टिकट्स बुक थे। घर वालों ने कुलदेवी के मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा। अगले ही दिन हम कार से निकले। मंदिर दर्शन करके लौट रहे थे तो हमारी कार का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मैं बच गई लेकिन रोहन नहीं बच सका। इसके बाद ससुराल वालों ने ये कहकर मुझे वापस भेज दिया कि मैं मनहूस हूँ। मैं उनके बेटे को खा गई। वो अपने घर में मुझे नहीं रखना चाहते थे। मैं घर आई तो यहाँ भी लोगों का रवैया बदल गया था। बुआ जी के कहने पर मुझे विधवा आश्रम छोड़ दिया गया। मैं बहुत चीखी, चिल्लाई, गिड़गिड़ाई। अपने ही घर में रहने के लिए एक कोने की भीख मांग रही थी, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी और ना ही मेरी हालत पर किसी को तरस आया। मुझसे ज्यादा उनको अपनी इज्जत और सची की शादी की चिंता थी। उनका कहना था कि अगर मैं घर में रही तो सची की शादी में अड़चन आएगी।
मैं अब तक एक विधवा आश्रम में ही थी, अपनी जिंदगी के बचे दिन काट रही थी। हर रात की खामोशी और तन्हाई से मेरी जंग छिड़ती थी। वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ थी जिससे मेरा दम घुटता था। रीति रिवाज के नाम पर वहाँ पर लोगों ने जाने कौन कौन से शारीरिक और मानसिक कष्ट दिए। उसी रीति रिवाज के नाम पर मेरे बालों को काट दिया गया। मैंने बहुत बार कहा कि मेरे बाल मत काटो, रोई भी, पर जब माँ बाप ही ने नहीं सुना तो वो क्या सुनते। वो तो बेगाने थे। भगवान तो लगता था कि जैसे मुझे भूल गए हैं कि उन्होंने मुझे बनाया है। मैं भी इस सृष्टि का हिस्सा हूँ, मुझे भी खुशियों के साथ जीने का हक है। मैं तो हंसना ही भूल गई थी। रोने पर आंखों से आंसू भी नहीं निकलते थे। आंसू भी सूख कर साथ छोड़ चुके थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था, घना अंधेरा। हर रात मेरे मन में आत्महत्या के ख्याल आते, पर एक नई सुबह की उम्मीद लिए मैं हर रात को काट देती थी। वहाँ भी मुझसे कोई बात नहीं करता था। शादी के एक हफ्ते के अंदर पति का मर जाना, इससे वो लोग मुझे मनहूस समझते थे। वहाँ बस मुझे 2 वक्त का खाना और रहने का स्थान मिल गया था। दिन तो कट जाता था, लेकिन हर रात मेरे लिए अमावस की रात होती थी। मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुकी थी, हर तरफ से। मुझ में जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी, क्योंकि जीने को कोई वजह ही नहीं बची थी। घर से भी कोई मुझे देखने तक नहीं आया। मेरा तो अपना कहने के लिए भी कोई नहीं था। शायद किसी से कह पाती तो दुख कम हो जाता, पर कोई दुख बांटने वाला ही नहीं था। दिल करता था कि कोई आए और गले लगा कर कहे, त्रिसा सब ठीक हो जाएगा, पर कोई नहीं था मेरे पास। बहुत जोर से चीखने का मन होता था। दिल करता था अपने शरीर पर इतने घाव करूं कि गिन भी ना पाऊं। अंदर ही अंदर मैं मर चुकी थी। शायद जिंदा लाश बन गई थी मैं। पता नहीं किस गुनाह के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी। इस सजा से अच्छा तो मौत थी। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई थी, पर शायद तुमसे मिलना बाकी था जो मैं मरी नहीं। हॉस्पिटल पहुंचने वाली रात को मैं आत्महत्या के इरादे से वहां से भागी थी, पर यह ऊपर वाले को मंजूर नहीं था। 3-4 गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। उन्हीं से भागते भागते मैं सामने से आ रही गाड़ी को देख नहीं पाई। गाड़ी से टकराने के समय मैं पीछे गुंडों की तरफ देख रही थी। अचानक से सामने से तेज आवाज और रोशनी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बहुत तेज दौड़ रही थी, खुद को संभाल नहीं पाई और उन गाड़ियों में जाके टकरा गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब थोड़ा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, पर तब भी अफसोस हुआ कि मौत ने मुझ मनहूस को नहीं अपनाया। और माँ बाप ने भी तो। दुनिया ने ठुकरा कर ज़्यादा सितम नहीं किया मुझ पे। त्रिशा इतना कहकर चुप हो गई। कबीर का शरीर सुन्न हो गया था। आत्मा तड़प उठी थी। जिसके शरीर पर लगे घाव को देखकर दर्जनों ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले डॉक्टर कबीर के हाथ कांप उठे हों, उसकी तो पूरी आत्मा हर अंग जख्मों से छलनी है, जिनका इलाज उसके पास है ही नहीं। कबीर बेड से उठा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने दौड़कर त्रिशा को गले से लगा लिया। त्रिशा को उसकी बाहों में इतने सुकून का एहसास हुआ जितना एक अजन्मे बच्चे को माँ की कोख में होता है। ये सुकून बहुत दिनों के बाद मिला था उसे। काफी देर तक कबीर उसके गले लगा रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि त्रिशा की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी है। उसने अपने से दूर कर त्रिशा को देखना चाहा, तो वह उसकी बाहों में झूल गई। कबीर ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, त्रिशा, त्रिशा। त्रिशा बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर बनर्जी ने त्रिशा का चेकअप किया और कहा, कमजोरी और स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ है, घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद ही उसको होश आ जाएगा, तुम उसको घर ले जा सकते हो। 3 दिन बाद त्रिशा छत पर अकेली बैठी नीले आसमान को देख रही थी। वीर उसके पास बैठते हुए बोला, अब तबीयत कैसी लग रही है? त्रिशा ने बिना देखे जवाब दिया, ठीक हूँ। थोड़ी देर चुप होने के बाद कबीर त्रिशा के पास बैठते हुए बोला, त्रिशा, तुमने उस दिन पूछा था ना कि मैंने शादी क्यों नहीं की, तो मैं आज बताना चाहता हूँ। त्रिशा आश्चर्य से कबीर को देखने लगी। कबीर ने आगे कहा, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था।
मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। जो प्यार मैंने तुमसे किया था वो किसी और को नहीं दे पाता। ये उसके साथ अन्याय होता। इसलिए मैंने शादी ना करने का फैसला किया। मम्मी पापा ने दबाव डाला तो मैं यहाँ आ गया और अकेले रहकर जॉब करने लगा। तुमसे आखिरी मुलाकात के बाद मैं चैन से सो नहीं पाया। कॉलेज के समय जब नींद आती थी तो पढ़ने लगता था, पर दिल और दिमाग तुम में बसता था। जॉब मिलने के बाद मैं रात रात भर जाग कर काम करता था, जिसे मैं तुम्हें याद न करूं, भूल जाऊं तुम्हें। पर मैं कभी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पाया, कभी भी बुला नहीं पाया। मेरे दिल और इस घर में सिर्फ एक ही जगह खाली थी और उसमें तुम बस गई। फिर और किसी के लिए ना तो इस दिल में जगह बची ना घर में। क्या तुम अपनी जगह में फिर से वापस रहना चाहोगी? क्या मेरी उजड़ी दुनिया को आबाद करना चाहोगी? त्रिशा की आंखों में आंसू और खुशियों ने दस्तक दे दी थी। वह दौड़कर कबीर के सीने से जा लगी। दोनों एक दूसरे की बाहों में आज उम्र भर का सुकून महसूस कर रहे थे। उन दोनों को देखकर यूं लग रहा था कि जैसे सदियों से बिछड़े हैं जो इस जन्म में आकर मिले। अभी आप सुन रहे थे सीमा मौर्य जी द्वारा लिखी कहानी खूबसूरत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।